चलिए, चलते हैं संघ राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 11 है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आप देखिए और इसमें कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी का अगर दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा क्योंकि डिटेल के साथ है। ऐसे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए आपको काम देगा। जैसे देखिए, विधायक शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख जो है निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है ये बता सकते हैं तो बताइए? 7वीं अनुसूची में, सॉरी 7वीं अनुसूची बी नंबर जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी इसी बुक से लेते हैं। तो सुनिए, केंद्र मतलब सेंट्रल तथा राज्य मतलब स्टेट की बात हो रही है। केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों की बात करें, विधायी शक्तियों मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात हो रही है। तो विधायक शक्तियों का वितरण का उल्लेख जो है संविधान की कौन सी सूची 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो आपसे पूछेगा केंद्र और राज्य की विधायक शक्तियों का जो है उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, संविधान की कौन सी अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। तो भाग भी पढ़ना है, अनुच्छेद भी पढ़ना है। तो संविधान के भाग 11 मतलब 11 में 11 के अनुच्छेद 246 के अनुसार, ठीक है? तो आपसे पूछेगा कि भाग 11 आर्टिकल 246 मतलब 246 के अनुसार क्या है कि संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची पर जो है विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो आप जानते हैं कितने सूची हैं? 3 सूची हैं। कौन-कौन सूची हैं? तो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। फिर से सुन लीजिए, भाग 11 के अनुच्छेद 246 के अनुसार मतलब 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को, संसद मतलब पार्लियामेंट को और राज्य विधानमंडल को संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची पर विधि बनाने का अधिकार दे दिया। तो किसे दिया गया? राज्य विधानमंडल को और संसद को। कितने सूची थे? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। तो संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है, इस कौन सी आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल बी के तहत किया गया है। आर्टिकल 268 से 293 के अंतर्गत किया गया है। मतलब 268 से लेके 293 के अंतर्गत किया गया है। संघ तथा राज्यों की बात हो रही है। तो संघ हो तथा राज्य के मध्य की बात हो, दोनों के मध्य वित्तीय संबंधों की बात हो रही है। मतलब केंद्र भी कर सकते हैं, राज्य भी कर सकते हैं। संघ कहिए या राज्य कहिए या केंद्र तथा राज्य कहिए, के मध्य जो है वित्तीय संबंधों मतलब फाइनेंशियल रिलेशन की बात हो रही है। वित्तीय संबंधों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 12 व आर्टिकल 268 से लेके 293 तक किया गया है। तो आपसे ऐसे तो सवाल पढ़ लिए, याद तो नहीं हुआ होगा, कैसे याद करेंगे सुनिए। अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक बताइए किसकी बात कही गई है भारतीय संविधान में? तो हम बोलेंगे संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की बात कही गई है। इसका भाग कौन सा है जिसमें संघ राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की बात कही गई है भारतीय संविधान में? तो भाग कौन सा है भारतीय संविधान में? तो भाग 12 में। किसमें? भाग 12 में कहा गया है। तो भाग 12 बोलिएगा। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 268 से 293 में किया गया है। तो क्लियर हो गया? अब इसमें सुनिए क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें संघ तथा राज्यों की बात हो रही है, वित्तीय संबंधों की बात हो रही है। इसमें भारत की संचयी निधि, ठीक है? भारत की संचयी निधि, आकस्मिकता, ठीक है? आकस्मिकता निधि हो गया, वित्तीय आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संग्रहित मतलब कलेक्टेड जो कलेक्ट करते हैं आदि को सम्मिलित किया गया है। तो आप एक बात जान लीजिए, जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, जिस आर्टिकल में चर्चा है हमारे संघ और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों के, जो कि 268 से लेकर 293 में, इसमें याद रखिएगा, इसमें है भारत की संचयी निधि, आकस्मिकता निधि, वित्तीय आयोग, संघ राज्यों के बीच करों का जो टैक्स का है अधिरोपण, संग्रहित, अधिरोपण तथा संग्रहित कहिए मतलब कलेक्ट करने की आदि सम्मिलित किया गया है। तो ये आपको अगर आए तो बता दिया। जैसे पूछ देगा कि भारत की संचयी निधि बताइए, आकस्मिकता निधि बताइए, वित्तीय आयोग बताइए, संघ राज्यों के बीच करों का बात करता है। तो ये सब जो है आपको कलेक्ट करने का, सम्मिलित करने का कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है? कौन से आर्टिकल है, कौन से भाग है? भाग 12 आर्टिकल 268 से लेके 293 में किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय जो है हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है?
ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय जो है हमारे संविधान की समर्थित सूची में शामिल नहीं है? ये शेयर बाजार तथा क्या है, वायदा बाजार। ठीक है, याद रखना है, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार सम्मिलित नहीं है। तो कैसे, चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, शेयर बाजार मतलब शेयर मार्केट जो हम लोग आजकल चलता है। शेयर बाजार तथा वायदा बाजार मतलब फ्यूचर मार्केट। वायदा वादा मतलब फ्यूचर, वादा करता है कि हम आज ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो ये फ्यूचर मार्केट और शेयर मार्केट संघ सूची का विषय है। ये किसका विषय है? तो संघ सूची का विषय है। संघ मतलब केंद्र सूची का विषय है, जबकि अन्य सभी समवर्ती सूची का विषय है। जो 3 ऑप्शन जो बचा वो सब समवर्ती सूची का है, जैसे वन तथा वन्यजीव, वन हो या वन्यजीव हो, पक्षियों का संरक्षण, याद रखिएगा, ये सब जो है आपका समवर्ती सूची में है। अब सुन लीजिए, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, किसके तहत? 1976 के तहत, मतलब 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हुआ या द्वारा क्या हुआ, राष्ट्र सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो आपसे पूछेगा कि वन हो गया, वन्यजीव हो गए तथा पक्षियों का संरक्षण की बात हो, ये सब जो है पहले राष्ट्र सूची में था, उसको हटाया कब गया और समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। क्लियर हो गए? शेयर बाजार हो जाए, शेयर मार्केट हो जाए और फ्यूचर मार्केट हो जाए, ये संघ सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है। क्लियर हो गए? चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राष्ट्र सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? तो हम पहले ही पढ़े कि वन पढ़ लिए, है ना, वन पढ़ लिए, न्याय प्रशासन पढ़ लिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो ये उपरोक्त में से सभी जो है आपको समवर्ती सूची में आ गया है, क्योंकि राष्ट्र सूची से हट गया है, राज्य सूची से हट गया है। अब चलिए जानते हैं, वन जो है जनसंख्या नियंत्रण मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल, है ना, तो वन, जनसंख्या नियंत्रण एवं न्याय प्रशासन को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया। तो याद किया, जैसे ही वन आए या जनसंख्या आए, न्याय प्रशासन आए और राज्य सूची से हटा दिया, तो बताइए किसमें चला गया? तो हमारा समवर्ती सूची में चला गया 1976 अधिनियम जो आया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 आया था उसके तहत। चलिए आगे चलें। प्रश्न क्या है सुनिए। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? ओम्बड्समैन का मतलब होता है लोकपाल, ये जान लीजिए, ठीक है, लोकपाल को कहा जाता है। इसकी स्थापना की सिफारिश की थी, तो कौन किया था बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत किया गया था यह सिफारिश। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए अब जानते हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर क्या हुआ? स्थानीय सरकारों के लिए जो है लोकपाल की स्थापना का सुझाव दिया गया, ठीक है, जिसे ओम्बड्समैन बोलते हैं, ठीक है, लोकपाल को ही। और ये किसकी अध्यक्षता में की गई? तो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में की गई। कब गठित हुआ? तो वर्ष 2005 में। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामले जो है आपका समवर्ती सूची में आता है, दोनों में आता है, राज्य और संघ दोनों में आएगा। पुलिस हो गया, संचार और विदेशी मामले, चलिए हम पढ़ते हैं इसमें। तो सुनिए, आपराधिक मामले की अगर बात करें तो समवर्ती सूची के विषय हैं, तो एकदम याद रखना है। जबकि संचार हो गया, विदेशी मामले हो गए, ये सब संचार और विदेशी मामले अगर हो गए तो इस संघ सूची का मतलब यूनियन लिस्ट में आ जाता है। क्लियर हो गए? और पुलिस जो होता है वो स्टेट वाइज होते हैं, तो इसलिए राज्य सूची में हो गया, स्टेट लिस्ट का विषय हो गया। क्लियर हो गया? 7वां प्रश्न क्या है सुन लीजिए। 7वां प्रश्न है कि संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट में जो है विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में विषयों की संख्या अगर पूछेगा तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 97 है। कितना है? 97 है। तो सुनिए, भारत के मूल संविधान संघ सूची में 97 विषय हैं। कितने 7 है? मतलब 97 विषय हैं, याद रखिएगा संघ सूची में। समवर्ती सूची में अगर पूछेगा, समवर्ती सूची में विषय पूछेगा तो 47 विषय बता दीजिएगा। कितने? 47। और सुन लीजिए, राज्य सूची में अगर पूछेगा तो 66 विषय बता दीजिएगा, मतलब 66 विषय बता दीजिएगा। शामिल थे, याद रखना है, शामिल थे, शामिल नहीं थे, शामिल है नहीं, शामिल थे। तो आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में संघ सूची 97 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय, राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे, जबकि वर्तमान में हमारा संघ सूची में 98 विषय, मतलब 98 विषय, एक विषय बढ़ जाता है संघ सूची में वर्तमान में अभी। और समवर्ती सूची में 52 विषय, मतलब 47 से 52 विषय हो गया समवर्ती सूची में, ये ध्यान रखना है। और राज्य सूची में आपको 59 विषय हो गए, मतलब राज्य सूची से हटकर 59 विषय घट गया है।
तो किसमें घटा और किसमें बढ़ा? तो देखिए संघ सूची में बढ़ गया 1, 97 हो गए। समवर्ती सूची में बढ़ गया 52, 1 की तुरी 47 से लेके 52 हो गया। लेकिन 66 विषय थे जिसमें से घट के राज्य सूची में 59 विषय ही बचे, 59 ही विषय बच गए। समझ गए? तो इतना ध्यान रखना है, मतलब 7 विषय तो घट गए, है ना? क्लियर हो? 8वें प्रश्न की बात करें, अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? बताइए। अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए, मतलब टैक्स लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वो है हमारा संसद, पार्लियामेंट। कौन है? पार्लियामेंट। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सुनिए, अंतरराज्यीय व्यापार, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड बोलते हैं। तो अंतरराज्यीय व्यापार जो होते हैं संघ सूची का विषय है। कौन सा सूची का विषय है? संघ सूची का। कौन? अंतरराज्यीय व्यापार। इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार किसका है? केवल संसद का, केवल पार्लियामेंट का, क्योंकि ये संघ सूची का है तो सिर्फ संसद को ही होगा, पार्लियामेंट को ही कानून बनाने का और टैक्स लगाने का। चलिए 9वें प्रश्न, 9वां प्रश्न सुनिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, मतलब 249 249 संबंधित है। तो वो संबंधित है हमारे डी नंबर, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की जो है विधायक शक्तियों से है। संसद की विधायक शक्तियों से है, पार्लियामेंट की विधायक शक्तियों से। तब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, 249 मतलब 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे, अगर यह प्रस्ताव पारित कर देगा 2/3 बहुमत से राज्यसभा में, तो राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व, मतलब नेशनल इंटरेस्ट का है, तो कोई भी विषय फिर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व का हो जाएगा, मतलब राष्ट्र का हो जाएगा, नेशनल का हो जाएगा। राज्य सूची का कोई भी विषय अगर मान लीजिए, अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत अगर मिल गया, तो राज्य सूची का कोई भी विषय रहे वो राष्ट्र महत्व हो जाएगा, राष्ट्र का महत्व हो जाएगा, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। फिर राज्य सूची नहीं बनाएगी, अब पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ये जान लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुमत से अगर हो गया तो राष्ट्र का हो जाएगा ना, फिर राज्यसभा देगा तो ये, और ये संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प, मतलब रिसोल्यूशन को ही बोलते हैं संकल्प, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त होगा, इन फोर्स होगा, ठीक है। कितने वर्ष तक रहेंगे? 1 वर्ष तक रहेंगे, जो राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 वर्ष तक रहेगा। किसके तहत किया गया है? तो 249 आर्टिकल के तहत किया गया। राज्यसभा, अगर राज्यसभा का कुल सदस्य की अगर बहुमत 2/3 हो गया ना, 2/3 बहुमत मिल गया ना, तो राज्य सूची का जो भी विषय है ना वो राष्ट्र का हो जाएगा, राष्ट्र महत्व मिल जाएगा, राष्ट्र का, नेशनल का हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, उस विषय में संसद कानून बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है। क्लियर हो गया? और कब तक माना जाएगा? तो 1 वर्ष की अवधि तक। 10वां प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? बताइए क्या उल्लेखित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में उल्लेखित है। किसमें है? समवर्ती सूची में उल्लेखित है। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, समवर्ती सूची में स्थानीय, मतलब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो समवर्ती सूची में स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। किसका? राष्ट्रीय महत्व विषयों को शामिल किया गया है। इस पर विधि बनाने का अधिकार जो है संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है, ठीक है। किसको है? राज्य विधानमंडल भी बना सकता है और पार्लियामेंट, दोनों को है। किंतु संसद जो है, पार्लियामेंट याद रखिएगा, किंतु संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। क्या होगी? मान्य होगी। तो संसद द्वारा जो हो जाएगा, जैसे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों करेगी, लेकिन विधियों में विरोध अगर होती है तो पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी। ये क्लियर है। 11वां प्रश्न क्या है? सुनिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है किसमें सन्निहित होगी? तो डी नंबर, संसद में होगी, पार्लियामेंट में होगा। ये हम जानते हैं, अवशिष्ट शक्तियां की बात हो रही है। अब इसके बारे में सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख जो है किया गया है। तो आपसे पूछेगा अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो 248 के आर्टिकल में किया गया है, मतलब 248 के अंतर्गत किया गया है। भारत में अगर पूछे कि अवशिष्ट विषयों
पर जो है विधि बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, ये हम जानते हैं। अगर अवशिष्ट शक्तियों के विषय में अगर विधि बनाना है तो पार्लियामेंट ही बना सकता है और कोई नहीं, मतलब पार्लियामेंट ही बनाएगा, ये क्लियर हो जाएगी। जबकि अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियों का जो है अधिकार राज्यों में है। किसमें है? राज्यों में है। तथा कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित है, ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि हमारा संसद में, भारत में अगर पूछेगा अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार और विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। लेकिन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा ये शक्ति, अवशिष्ट शक्ति को राज्यों में है, राज्यों के द्वारा दिया गया है। और कनाडा में क्या है? जो संघ सरकार में निहित है। तो क्लियर हो गया। 12वां प्रश्न क्या है कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछे, आर्टिकल पूछे, तो आप क्या लगाइएगा? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बी जो है सही है। आर्टिकल 263 लगाएंगे, मतलब अनुच्छेद 263 की बात करेंगे। इसमें ही सम्मिलित किया गया है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, अंतरराज्यीय परिषद की बात करते हैं तो इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, परिषद मतलब काउंसिल। अब सुनिए, इसकी अगर बात की गई है तो आर्टिकल 263 में की गई है। किसका? अंतरराज्यीय परिषद का। अंतरराज्यीय परिषद का अगर प्रधान की बात करेगा, कौन से आर्टिकल में की गई है, किसके अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 263 मतलब अनुच्छेद 263 में किया गया है। ये हम जान गए। इसकी स्थापना की बात करेंगे, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की अगर बात करें तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में की गई थी, 1990 में हुई थी, ये बोल दीजिएगा। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, अंतरराज्यीय परिषद की अगर बात करें, स्थापना की बात करें तो कौन किया था, कौन सा आयोग किया था? तो वो किया था सरकारी आयोग ने किया था। सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ था, ये भी बोल सकते हैं। और एक बात जानिए, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, कि 18 मई 1990 को ये जो है हुआ था। कब हुआ इसकी स्थापना? 18 मई 1990 को हुआ। कोड लगाने से कोई दिक्कत नहीं, 1990 को हुआ। यह एक जो है संवैधानिक संस्था है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए अंतरराज्यीय परिषद जो है क्या है? तो एक संवैधानिक संस्था है। तो राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 को किया गया। कौन सा आयोग की सिफारिश थी? तो सरकारी आयोग की सिफारिश थी। कौन से आर्टिकल में ये जोड़ा गया? तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मतलब अंतरराज्यीय परिषद का उद्देश्य क्या है? तो ये है संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना, मतलब एक दूसरे के बीच का विवाद को कम करना, एक दूसरे के बीच में काम जो करते हैं उसका अच्छे से मिलजुल कर काम करना, यही कहने का मतलब था। 13वां प्रश्न सुनिए, क्षेत्रीय परिषदों मतलब रीजनल काउंसिल को बोलते हैं। परिषद मतलब काउंसिल का सृजन जो है हुआ है। तो सृजन हुआ है, वो हुआ है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून द्वारा हुआ है। और संसदीय कानून द्वारा हुआ है तो चलिए जानते हैं। तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में, कब? 1956 मतलब 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो है की गई, जो निम्नवत हैं। निम्नवत हैं कौन-कौन है? सुन लीजिए, दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी, ये सारे जो है दिशा में किया गया है और क्षेत्र में किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि संसद द्वारा जो पारित अधिनियम है वो कब हुआ? तो 1956 में। और 1956 में कितने क्षेत्र में परिषदों की स्थापना की गई? तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की। दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिमी, ये 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त क्या हुआ? और भी हुआ। इसके अतिरिक्त जोड़ा गया उत्तर पूर्वी के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और इन प्रश्न की अगर बात करें, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये जो चर्चा आप देख रहे हैं किस आर्टिकल में कहा गया है बताइए? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 265 में, आर्टिकल 265 में। ठीक है, 265 में किया गया है। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 265 मतलब आर्टिकल 265 के अनुसार क्या है? विधि के प्राधिकार से कोई कर, टैक्स अधिरोपित या संग्रहित मतलब कलेक्ट है ना किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं किया जा सकता। जब भी होगा विधि के प्राधिकार से ही होगा कोई भी कर, कोई भी टैक्स। और ये कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 265 में कहा गया है विधि के प्राधिकार से ही होगा। 15वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है, आयोग कहिए या समिति कहिए, संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन नहीं है? तो हम जानते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है संघ और राज्य के संबंध में नहीं है, सरकारी आयोग है।
राज्य मन्नार समिति भी है, अपुंछी आयोग भी, ये सब जो है संघ राज्य संघ से संबंधित है। ये इसकी जानकारी ये खुद देगा। तो सुनिए, चुनाव सुधारों के लिए वर्ष 1998 मतलब 1998 में जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1998 में किया गया था। चुनाव सुधार के लिए किया गया था। इतना जान लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था? जान लीजिए कि चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने की जो है क्या है? व्यवहार्यता का अध्ययन करना। ठीक है? समझ गए? फेसिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है? मतलब कहने का मतलब है, डायरेक्ट सुन लीजिए, इसका उद्देश्य था ना कि चुनाव कार्य में जो राज्य की जो ओर से वित्तीय जो उपलब्ध होते हैं, कराए जाते हैं, उसकी जो है अध्ययन करना, ध्यान से, अच्छे से। ठीक है? ठीक है? आसानी से मतलब अध्ययन करिए और समझने की बात करिए। इस समिति ने, कौन सी समिति? इंद्रजीत गुप्ता समिति ने राजनीतिक दलों के, जो राजनीतिक दल के होते हैं, दलों के चुनावी व्यय के लिए जो क्या किया है? चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्तीय प्रदान करने की व्यवस्था लागू की। क्या किया है? लागू करने का समर्थन किया है। कौन? इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये जो बना था। और ये अब ये जान लीजिए, इस व्यवस्था से उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लोगों को मदद करता है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन वर्गों को प्रतिनिधित्व करता है। उसी के लिए आया था इंद्रजीत गुप्ता समिति। बस इतना जान लीजिए। और ये 1998 में आया था। क्लियर हो गया?